छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नए अध्यक्ष बने केदार गुप्ता। इंडोर स्टेडियम में पदभार किया ग्रहण। सीएम ने पदभार ग्रहण समारोह में लिया हिस्सा। विधायक राजेश मुणत ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को संग किया मुणत का पैदल भ्रमण। स्विमिंग पूल की गंदगी पर नाराज हुए विधायक। रायपुर ग्रामीण विधायक ने नालों का निरीक्षण किया। कहा मानसून से पहले नालों की सफाई जरूरी। नालों का सीमांकन कर कब्जा मुक्त कराने के दिए निर्देश। कांकेर में विद्यार्थियों ने विधायक सावित्री मनोज मंडावी को सौंपा गया मांग पत्र। विद्यार्थियों ने की प्रोजेक्ट और लैपटॉप की मांग। रायपुर के सीपोर्ट भवन में आयोजित ऑपरेटरों की बैठक। पुलिस महानिदेशक ने दिए सीसीटीएनएस ऑपरेटरों को निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजधानी रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग अभियान की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अभियान के तहत 11,11,111 पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में छत्तीसगढ़ अहम भूमिका होगी। उन्होंने ग्रीन एनर्जी, ऑर्गेनिक खेती और एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी उल्लेख किया। शिक्षा संस्थाओं के संयुक्त पहल को मुख्यमंत्री ने सराहा और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का संकल्प दोहराया। उनके शिक्षकवृंद, उनके पदाधिकारीगण और छत्तीसगढ़ राज्य गो संरक्षण एवं संवर्धन समिति के पदाधिकारीगण और उनके सदस्यगण प्रदेश भर से यहां पर एकत्र हुए हैं और संयुक्त रूप से एक अभियान चलाने वाले हैं, फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। आज जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए एक चुनौती है और उसकी चिंता ये दोनों संस्था कर रहे हैं और संयुक्त रूप से ये सम्मेलन किए हैं। इसके लिए मैं दोनों संस्थाओं को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिस तरह से हमारी सरकार भी इसके लिए चिंतित है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है एक पेड़ मांग के नाम, उसका भी हम लोग यहां पर पालन कर रहे हैं, करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं। तो उसी हिसाब से ये दोनों संस्थाएं अपने जो विद्यालय है वहां पर और उनके माध्यम से पीपल का पेड़ ये लोग लगाने जा रहे हैं और गो आधारित खेती पर भी अपने विद्यालयों में बच्चों को जोर देंगे, उसकी शिक्षा ये लोग देने वाले हैं। ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और प्रयास में सफल हो मैं पुनः उनको बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल में 33 गलतियों के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर विकास नहीं दिखता तो उन्हें चश्मा बदलने की जरूरत है। बीते 11 सालों में देश ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास किया है। आज भारत समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व मंच पर उभरकर सामने आया है और देश का मान सम्मान भी बढ़ा है। ये 11 वर्षों में ऐतिहासिक विकास इस देश ने किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तो पूरे विश्व में मान और सम्मान हमारे देश का बढ़ा है, 140 करोड़ भारतवासियों का बढ़ा है और एक समृद्ध और सशक्त देश के रूप में उभरा है। जिस तरह से आपका सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ये सब करके दुनिया को देश ने दिखा दिया है कि हम लोग कितने शक्तिशाली हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेते हुए जो 11 वर्षों में सबके लिए काम हुआ है। गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, हर घर में पाइप द्वारा, नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम, सबका बैंक का खाता खोलने का काम, ये सब अभूतपूर्व काम हुए हैं 11 वर्षों में, जिसको पूरा दुनिया देख रहा है। हर क्षेत्र में, रेलवे के सेक्टर में, एयर कनेक्टिविटी में, सड़क परिवहन में, हर क्षेत्र में तेजी से 11 वर्षों में विकास हुआ है। अगर ये कांग्रेस को नहीं दिखता है तो
भानु प्रतापपुर में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली निकाली, जिसमें विधायक सावित्री मंडावी, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष वीरेश ठाकुर समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के दौरान जब सभी बीईओ कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला बंद मिला, जिसे लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। कांग्रेस का आरोप है कि शायद सरकार स्कूलों को जबरन बंद कर रही है। प्रदेश में 10,463 स्कूल बंद किए जा चुके हैं और 45,000 से ज्यादा शिक्षक पद खत्म होने की कगार पर हैं। नया सेटअप लाकर शिक्षकों की संख्या घटाई जा रही है, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने स्कूल बंदी और पद कटौती का फैसला वापस नहीं लिया तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज जो है भानु प्रतापपुर में विधानसभा स्तरीय आज संविधान बचाओ रैली आज निकाली गई है। हमारे साथ विधायक सावित्री मंडावी आई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज जो है संविधान बचाओ रैली निकाला गया है, विधानसभा स्तरीय जो रैली निकाला गया, क्या कहना चाहेंगे? आज क्यों रैली निकाला गया? आप सब देख रहे हैं संविधान बचाओ रैली। आज हमारा संविधान खतरे में है, तो उसको बचाने के लिए आज हम सब पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता आज विधानसभा स्तरीय संविधान रैली यहाँ पर निकाला है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं अभी सबसे जो अहम मुद्दा जो यूपीकरण जो आज पूरा धड़के से चल रहा है, वो आप देखे होंगे मेरे बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे दोनों संभाग पड़ रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं मेरा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और सबसे ज्यादा अगर स्कूल बंद हुए थे मेरा भानु प्रतापपुर क्षेत्र में स्कूल बंद हुआ है। तो मैं चाहती ये यूपीकरण के नाम से बहुत जो हमारे शिक्षा गतिशेष हो रहे हैं, कई स्कूल बंद हो रहे हैं। तो स्कूल बंद होने के साथ साथ यहाँ पर जितने भी हमारे समूह की महिलाएं काम करती थी, जो खाना बनाते थे, जो चौकीदार थे, जो चपरासी थे, सबके लिए जो नौकरी उनका भी संकट आ गया है। तो मैं चाहती हूँ सरकार जल्द से जल्द ठोस निर्णय ले और जो पहला हमारा सेटअप था 2008 में बना था, उस सेटअप को भी उसको जो था उस सेटअप को लागू रखना चाहिए। 2000 सेटअप हो रहना चाहिए। और साथ ही मैं प्रशासन से ही मांग करूं कि जल्द से जल्द जो इस पर ठोस निर्णय लेके जितने स्कूल जो बंद है उसको पुनः खोला जाए। क्योंकि हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो चाहती थी कि यहाँ के आदिवासी बच्चे से जो है पढ़ाई के शिक्षा के नाम से हम शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये शिक्षा को और पीछे की ओर धकेल रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये यूपीकरण के नाम से जब बीजेपी की सरकार आती है, जब रमन सर की सरकार थी उस समय भी शिक्षकों पर ये ऐसे प्रावधान हुआ था। अब फिर बीजेपी की सरकार आई है इस समय, फिर शिक्षकों के ऊपर जो है इन पर गाज गिर रहे हैं, सबको अतिशय के सेम रखा जाए, स्कूल बंद हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं ठोस कदम रहे, जब तक ये निर्णय वापस नहीं लेते हम बिल्कुल हम कांग्रेस जो हमारे जाबाज कार्यकर्ता बिल्कुल हम कंधे से कंधे मिलाकर इसका साथ देंगे इसको पूरे टीचर का। और हम चाहते हैं कि जो चल रहा था वैसे जो सुचारू रूप से चलता रहे। आज आप बी ऑफिस पहुंची हुई थी और हमने देखा कि किस तरह से आज जो है कार्यकर्ता के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए थे, लेकिन बी ऑफिस बंद था। क्या कहना चाहेंगे? ताला लगा हुआ था। हाँ बिल्कुल, हमने अभी तहसीलदार को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने के साथ साथ हमने तहसीलदार को ये भी कहा है कि आज के दिन जो है अब तो स्कूल खुला रहना चाहिए, गेट वो बंद है, बिल्कुल नोटिस उन पर निकालिए। बंद क्यों उसका कारण उसको मंगिए, नोटिस मंगिए और नोटिस देके उनको जानने की कोशिश करो कि काहे के लिए बंद है। ये तो बंद नहीं रहना चाहिए, ताला बंद नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ आते हम ज्ञापन देते और चले जाते बस, पर उन्होंने पूरा गेट को बंद कर दिया था। और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ की सामान्य सभा को शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बैठक में उस वक्त विवाद उत्पन्न हो गया जब कुछ महिला जनपद सदस्यों ने अपने पतियों की उपस्थिति की मांग की है। उनका कहना था कि उनके पति निर्णय लेने में सहायक रहते हैं और इसलिए वे बैठक में उनके साथ ही भाग लेंगी। उपाध्यक्ष ज्योति गुप्ता ने कहा कि जब नेताओं के सहयोगी बैठ सकते हैं तो हमारे पति क्यों नहीं। इस घटनाक्रम में महिला सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन मामले की समीक्षा कर रहा है। बहिष्कार किए क्योंकि सीओ मैडम से हम लोग कुछ जानकारी मांगे, जैसे 15 मांगे तो जनप्रतिनिधि ये सब मांगे, तो सीओ मैडम कुछ जवाब नहीं दे रही थी, गोल मटोल कर रही थी। इसलिए ये बात सामने आ रही कि आप लोग अपने पति को भी साथ में बैठाएंगे। हाँ, ये बात भी है कि हम लोग अपने पति को भी साथ में बैठाएंगे। तो जनता आपको जनप्रतिनिधि चुनी है, पति को चुनी नहीं है, पति का हक ही नहीं बनता। नहीं, जनता भले चुनी है हम लोग को, तो मंत्री मिनिस्टर जैसे शिविर होता है तो आते हैं तो उसमें चंगू मंगू सब बैठे रहते हैं तो उनको कोई वहां हटाते ना। जानकारी तो पति लोग को ही ना है, फील्ड में तो सारी महिलाएं नहीं जाती। मतलब आप जब उपाध्यक्ष हैं आपको जानकारी नहीं है? नहीं, तो वही फील्ड में तो हम ऐसे फील्ड है कि हम लोग नहीं पहुँच। क्या ये सही है कि पति का बैठना? हाँ सही है।
शासकीय महर्षि वाल्मीकि स्नातकोत्तर महाविद्यालय भानुप्रतापपुर के BAJMC विभाग के विद्यार्थियों ने क्षेत्रीय विधायक सावित्री मनोज मंडावी को एक मांग पत्र सौंपा। विद्यार्थियों ने मांग की है कि विभाग के लिए एक प्रोजेक्टर और एक लैपटॉप की सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया है कि पत्रकारिता जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में तकनीकी संसाधनों की विशेष आवश्यकता होती है, जिससे कि प्रायोगिक और आधुनिक प्रशिक्षण में मदद मिल सके। फिलहाल संसाधनों की कमी की वजह से छात्रों को अध्ययन और अभ्यास दोनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने विद्यार्थियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है और छात्रों ने उम्मीद जताई है कि उनके विभाग को जल्द ही तकनीकी संसाधनों से सुसज्जित किया जाएगा ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण मिल सके। महासमुंद जिले की जनपद पंचायत बसना में साल 2024-25 के लिए स्वीकृत 1,36,58,140 की विकास राशि से 102 ग्राम पंचायतों में 45 वार्डों को मंजूरी मिल दी गई है, लेकिन इन कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जनपद की तत्कालीन अध्यक्ष रुक्मणी सुभाष पटेल के निवास ग्राम बिछिया में 55,70,645 की लागत से विकास कार्य कराए गए हैं, जिनमें पानी टैंकर क्रय जैसे कार्य शामिल है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकतर कार्य घटिया गुणवत्ता के हैं और कोई भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। सबसे गंभीर बात यह है कि इन कार्यों की जानकारी न तो सरकारी पोर्टल पर है और न ही ग्राम सभा की सूचना बोर्ड पर। ग्रामीणों ने कई कार्य सिर्फ कागजों पर दर्शाए जाने की आशंका जताई है और जिला प्रशासन से स्वतंत्र तकनीकी जांच की मांग की है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर महासमुंद जिले में जनपद पंचायत बसना में साल 2024-25 के जरिए जहां स्वीकृत 1,36,58,140 विकास राशि से जो है 102 ग्राम पंचायतों में 45 कार्यों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन इन कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे थे। तो वहीं जनपद की तत्कालीन अध्यक्ष रुक्मणी सुभाष पटेल के निवास ग्राम बिछिया में 55,70,645 की लागत से विकास कार्य कराए गए हैं, जिनमें पानी टैंकर क्रय जैसे कार्य शामिल है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकतर कार्य घटिया गुणवत्ता के और कोई भी पारदर्शिता नहीं बरती गई है। सबसे गंभीर बात यह है कि इन कार्यों की जानकारी न तो सरकारी पोर्टल पर है और न ही ग्राम सभा की सूचना बोर्ड पर। ग्रामीणों ने कई कार्य सिर्फ कागजों पर दर्शाए जाने की आशंका जताई है और जिला प्रशासन से स्वतंत्र तकनीकी जांच की मांग की है। रायपुर पुलिस विभाग में पदोन्नति की घोषणा हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर रमन कुमार झा और अजय वर्मा को पदोन्नत किया गया है। वहीं उप पुलिस उप अधीक्षक के पद पर निरीक्षक नरेश पटेल, श्रुति सिंह, मंजुलता राठौर और श्रुति लता चौरे का पदोन्नति हुई है। पुलिस महानिरीक्षक ने लंबित अपराधों के निराकरण, CCTNS और I4C पोर्टल में एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। NDPS एक्ट के प्रकरणों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को भी सख्ती से लागू करने को कहा गया है। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों और तेज रफ्तार वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं और साथ ही सभी थानों के CCTNS आरक्षकों और थाना स्टाफ के लिए विवेचना और साइबर अपराध में I4C पोर्टल की ट्रेनिंग आयोजित की गई। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे रायपुर से, जहां पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है और इसी के साथ साथ अमन कुमार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया है। निरीक्षक नरेश पटेल को मिली पदोन्नति, जो कि अब जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि निरीक्षक नरेश पटेल को मिली पदोन्नति, लंबित अपराधों के समाधान के लिए निर्देश दिया गया है। थाना स्टाफ को इसके लिए साइबर प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो देखिए, शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों और तेज रफ्तार वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही सभी थानों के CCTNS आरक्षकों और थाना स्टाफ के लिए विवेचना और साइबर अपराधों में I4C पोर्टल की ट्रेनिंग आयोजित की गई है।
रायपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। अमन कुमार को बनाया गया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जहां अब एक नई जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ लंबित अपराधों के समाधान के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ थाना स्टाफ को भी साइबर प्रशिक्षण इसके लिए दिया गया है। तो साथ ही सभी थानों के सीसीटीएनएस आरक्षकों और थाना स्टाफ के लिए विवेचना और साइबर अपराध में आई4C पोर्टल की ट्रेनिंग आयोजित की गई है। और वहीं पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ अरुण देव गौतम ने सिविल लाइन रायपुर स्थित C4 भवन में जिला रायपुर के थानों में पदस्थ सीसीटीएनएस ऑपरेटरों की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में उन्होंने ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि सीसीटीएनएस के सभी कार्यों का पूरी जिम्मेदारी से करें और इसके साथ ही साथ साक्ष्य और आईओ मितान ऐप का भी सही उपयोग करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक एंट्री करें। उन्होंने ये भी कहा है कि विवेचक अधिकारियों को एंट्री के लिए सभी दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए जाए ताकि जांच में किसी भी प्रकार की देरी न हो। हसदेव क्षेत्र की हल्दीबाड़ी स्थित भूमिगत कोयला खदान में बीती रात एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के डोला निवासी संजय विश्वकर्मा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक केवल चोरी के इरादे से खदान परिसर में घुसा था। बिजली के खंभे पर चढ़ते समय उसे करंट लग गया, जिससे कि मौके पर उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक को सुबह संदिग्ध अवस्था में खदान क्षेत्र में देखा गया था और वह बिजली लाइन से केबल काटने की कोशिश कर रहा था। झटका इतना तेज था कि वह खंभे और तार के बीच लटक गया। सूचना मिलते ही खदान प्रबंधन ने बिजली सप्लाई बंद कर पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और वही घटनास्थल पर जनप्रतिनिधि रामा यादव, डोला अध्यक्ष और हसदेव क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। बड़ी खदान से सूचना मिला कि एक व्यक्ति जो है वो केबल वायर टायर चोरी करने के नियत से घुसा है और बिजली के खंभा में चिपक के मर गए हैं। तो सूचना पाते ही मैं तत्काल खदान बताए और मृतक को बाद में उनके परिजनों को पता किया तो उनके परिजन आए और उसको पहचाने, बोले कि मृतक का नाम संजय विश्वकर्मा बता रहे हैं और ये रामनगर तबाई के रहने वाला है। क्षेत्र के सांसद और संसद के शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने भुवनेश्वर में समिति के अध्ययन दौरे में सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने सीएसआर फंडिंग के माध्यम से खेलों के प्रोत्साहन पर भारत सरकार, ओडिशा सरकार और सार्वजनिक बैंकों के साथ विस्तार से चर्चा की। कलिंगा स्टेडियम का दौरा कर उन्होंने खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का अवलोकन किया और साथ ही प्रतिभा विकास हेतु संसाधनों के समन्वय पर बल दिया। महिला और बाल कल्याण के तहत उन्होंने शक्ति सदन, सखी निवास और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने आईआईटी भुवनेश्वर, नीट राउरकेला, आईआईएम संबलपुर, आईआईएसईआर बिरहामपुर और इसी के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट में प्रतिनिधियों से बैठक कर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान आधारित और रोजगारमुखी शिक्षा पर विचार विमर्श किया। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां क्षेत्र के सांसद और संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और इसी के साथ खेल संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने भुवनेश्वर में समिति के अध्ययन दौरे पर सक्रिय भागीदारी निभाई है। उन्होंने सीएसआर फंडिंग के माध्यम से खेलों के प्रोत्साहन पर भारत सरकार, ओडिशा सरकार और सार्वजनिक बैंकों के साथ विस्तार से विचार विमर्श करते हुए नजर आए और इसके साथ ही कलिंगा स्टेडियम का दौरा किया। दौरा कर उन्होंने खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का भी अवलोकन किया और प्रतिभा विकास हेतु संसाधनों के समन्वय पर बल दिया। महिला और बाल कल्याण के तहत उन्होंने शक्ति सदन, सखी निवास और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने आईआईटी भुवनेश्वर, नीट राउरकेला, आईआईएम संबलपुर और इसके साथ ही 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट के प्रतिनिधियों से बैठक कर गुणवत्तापूर्ण
अनुसंधान आधारित और रोजगार उन्मुखी शिक्षा पर विचार विमर्श किया। भुवनेश्वर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सांसद ने समिति के अध्ययन दौरे में भाग लिया है। खेलों के प्रोत्साहन पर विस्तृत चर्चा की गई है और इसके साथ ही महिला और बाल कल्याण केंद्रों का भी दौरा किया है। और वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मोदी के कार्यकाल को 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस के तंज जवाब देते हुए कहा कि माफ कीजिएगा 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस ये बताए कि इतने दिनों तक 370 को क्यों गले लगा कर रखा है। पूरे देश का जनमानस चाहता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने और उसे बनाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किए गए। कांग्रेस के लगातार प्रधानमंत्री रहे थे और एक लंबे समय तक उन्होंने राज किया, क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया। स्पीति का क्षेत्र 7 से 8 महीने तक बंद रहता था, टनल क्यों नहीं बनाया गया। उन्होंने सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को बताते हुए कांग्रेस से सवाल पूछे कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में विकास का कार्य पूरा क्यों नहीं करवाया। आतंकवादियों को अपने बंगले में बिठाकर बिरयानी खिलाते थे और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप लद्दाख जाकर देखिए कि वहां पर कितना विकास हुआ है। है कि इतने दिनों तक 370 की धारा को क्यों छाती से लगाकर रखे रहे, क्यों भारत के बड़े भूभाग को भारत से अलग करके रखे रहे, क्यों एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान चलता रहा, क्यों 370 को हटाने के लिए कभी कोई कवायद नहीं की उन्होंने। कांग्रेस की पार्टी ये बताए कि पूरे देश का जनमानस जो विषय चाहता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए कभी कोई प्रयास क्यों नहीं किया कांग्रेस ने, कभी आगे आकर के उसने काम क्यों नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब जितने दिनों तक कांग्रेस ने सरकार, भाई 17 साल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, 15 साल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, 5 साल नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे हैं, 2.5-3 साल शास्त्री जी रहे हैं और अनेक इनके नेता प्रधानमंत्री रहे। भाई ये लंबी फहरिस्त है, आप समझे। इतने बड़े कार्यकाल तक देश को नेतृत्व करने के बाद कितना एम्स आपने दिया था, थोड़ा ध्यान करें। एक, अभी कितने एम्स हैं सोचे भला। आप ये बताएं कि आपको ध्यान है कि अटल टनल नहीं बनता था तो अब जो स्पीति का एरिया हुआ करता था वो 6 महीने 8 महीने तक देश से कटा रहता था। वो उस पास से, रोहतांग पास से आगे नहीं जाया जाता था। क्यों नहीं अटल टनल बनाया, कोई भी टनल क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं सूझा आपको कि ये बनाना है करके। क्यों भी सीमा प्रांतों पर जितने टनल आज बनाए गए उतने नहीं बनाया उन्होंने। सीमा प्रांतों पर जितनी सड़कें बनाई गई वो नहीं बनाया उन्होंने। आप एक बार जाकर के आज लद्दाख देख कर आए, कैसी सड़क है बताएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के लिए जितने भी आयुध के निर्माण हमारे देश में आज शुरू हुए वो पहले क्यों नहीं हो पाए, जितने मेडिकल कॉलेज आज देश में शुरू हुए वो पहले क्यों नहीं हो पाए। ये क्या किया था कांग्रेस ने अपनी सरकार में, ये पूछना चाहता हूं मैं। क्यों ऐसा हुआ कि एक बांध के निर्माण का काम नेहरू जी शुरू करते हैं और पूरा कराने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आपको ध्यान होगा ये विषय। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि ऐसे कितने ही निर्माण कार्य हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज के हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, इंस्टीट्यूशंस को रिफ्रेश करने का काम है। बहुत सारे प्रावधानों को समाप्त करके नए प्रावधान लाने का विषय है। मुस्लिम माताएं बहनें पीड़ित होती रहीं, 3 तलाक नहीं हटा पाए कभी। क्यों? वोट बैंक का फिक्र है। कभी पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हमारे बॉम्बे में हमला किया करते थे, दिल्ली में हमले किया करते थे, देश के आंतरिक भागों में बम फूटा करते थे। कभी एक बार पलट के पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। अभी सर्जिकल स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से, अभी ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्टता की गई है कि भारत कमजोर देश नहीं है। सॉफ्ट स्टेट बनाकर रखा था भारत को। समूचे भारत में ये भाव बनकर रखा था कि भारत में चलता है सब कुछ, भारत में कुछ भी कर लो ठीक है, भारत में आतंकवादी भी चलो ठीक है। आतंकवादियों को अपने बंगले में दिल्ली में बिठाकर बिरयानी खिलाते थे। अब ये लोग अगर कोई बात पूछेंगे तो कोई विषय नहीं है। हाँ, हम जनता को हिसाब देने के तैयार हैं। नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए। और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांकेर प्रवास के दौरान
एमसीएच अस्पताल अलबेलापारा एवं शासकीय कोमल देव अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने एमसीएच अस्पताल में फार्मेसी की समीक्षा करते हुए जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेक्स्ट जेन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मरीजों के पंजीयन और मेडिकल रिकॉर्ड की भी प्रक्रिया का अवलोकन किया। मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य मंत्री ने ईश्वर लाल मरकाम और थैलेसीमिया पीड़ित हिमांशु मरकाम के उपचार और रक्त की नियमित आपूर्ति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 86 वर्षीय मरीज ब्रिजलाल साहू को मिलने पर आयुष्मान योजना से निःशुल्क इलाज की सराहना की। छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित कुमार कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा और शिखा राजपूत तिवारी, सांसद भोजराम नाग, कांकेर विधायक आशाराम नेताम और बछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष भरत मटियारा, हस्तशिल्प बोर्ड अध्यक्ष शालिनी राजपूत, अधिष्ठाता डॉक्टर खान, अन्य जनप्रतिनिधि और अस्पताल स्टाफ मौजूद थे। दुधावा क्षेत्र के आछी डोगरी में वन विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से इलाके में दहशत फैलाने वाला आदमखोर तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह तेंदुआ वर्ष 2024 से अब तक 6 ग्रामीणों और बच्चों पर हमला कर चुका था। पिछले कुछ महीनों से दुधावा क्षेत्र में तेंदुए की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में भारी भय का माहौल था। वन विभाग की सतत कोशिशों के बाद आज उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया है। फिलहाल तेंदुए को वन विभाग की निगरानी में रखा गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तेंदुए की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप